उत्तरकाशी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही का खुद जायजा लेंगे। मांडो गांव में 3 लोगों की मौत हो गई थी बादल फटने की घटना के बाद से। आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनको पहले वहां पहुंचना था, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। अब आज पहुंचे हैं और उसके बाद वो आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता दिग्बीर सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्बीर, कब पहुंचे मुख्यमंत्री वहां पर और कब उनकी मुलाकात होगी आपदा प्रभावितों से? जी देव, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भारी बारिश के बीच जो कि आपदा पर जहाँ पे आपदा आ रखी वहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उनसे थोड़ा सा मुलाकात की है और जिस तरह से जो फ्लड आया है उसका थोड़ा सा मुआयना किया मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद वहाँ से कार द्वारा वो मांडो गांव पहुंचे और जहाँ पे जो 3 लोगों की मौत हुई थी उनके घर में उनकी जो संतुलन देने पहुंच रहे हैं। तो अभी रास्ते में है। तो इसके बाद जो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पे कंकराड़ी गांव में है, जो दूसरी तरफ बादल फटा है। उसके बाद जो कि एक प्रेस करेंगे तो कहीं न कहीं जो कि जनपद में जिस तरह से जो हालात है, लगभग आज चौथा दिन है लगातार बारिश के चलते, तो जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो जिस कारण जो कि काफी दिक्कतें हो रही है और लोग काफी परेशान है और जिससे आवाजाही करने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है दिग्बीर, वाकई परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है और आवाजाही में जो दिक्कत हो रही है उसको भी स्वाभाविक तौर पर समझा जा सकता है। हमारे साथ बने रहिए आप। तो उत्तरकाशी में आई आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता जैसा भी बता रहे थे, पिछले 3 दिनों से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मगर बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत परेशानी हो रही है। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीम आपदा के 24 घंटे बाद मीराकोट पहुंची। यहां पर क्षतिग्रस्त इलाके में वैकल्पिक मार्ग तैयार कर एक परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। साथ ही आपदा इलाकों के गांव के लिए रास्तों को आवाजाही लायक बनाया गया। हमने माननीय सीएम साहब को भी जो है एक ज्ञापन दिया कि जो यहाँ सीमांत जनपद उत्तरकाशी है, विकासखंड बटवाड़ी सीमा से लगा हुआ है, इसमें आपदा के जो मानक हैं, चाहे जिसका जो है तीक्ष्ण भवन हो, आंशिक भवन हो, पूर्ण क्षति का जो मानक, और जो आपदा से जो है जिनकी मृत्यु हो गई, इसके जो है मानक बढ़ने चाहिए। ये सीमांत जनपद है, इसके लिए जो है आपदा के जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है इसका अलग मानक बनना चाहिए, ताकि लोग जो है जिस परिवार से जो है एक कमाऊ महिला चले गए, कमाऊ व्यक्ति चले गए, कम से कम वो अपना जो है जीवन यापन कर सके। आपने देखी और सुनी, आपदा से जो प्रभावित चीजें हैं उसके मुआवजे के नए मानक बनने चाहिए। दिग्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिग्बीर, ऐसे कितने लोग हैं जो मानकों में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और क्या इनकी मुलाकात आज मुख्यमंत्री से होगी? दिग्बीर से हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग आपदा के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो रूल्स हैं, उसमें परिवर्तन की मांग कर रहे हैं इन सीमांत जनपदों में, इन ऊंचाई वाले इलाकों में। क्योंकि यहाँ पर आपदा का जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो आने का क्रम है, वो निचले इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा है और तबाही भी उसी हिसाब से होती है। इसलिए यहाँ के स्थानीय निवासी आपदा का जो प्रभाव है और उससे जो मुआवजा मिलता है, उस पर जो रिएक्शन देती है सरकार, उसके मानकों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बादल फटने से तबाही हुई, 3 लोगों की जान गई। आज अभी भी वहां पर बहुत मुश्किल है जीवन, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जेसीबी मशीनें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। आवाजाही का मार्ग बंद हो गया है। ये बड़ी समस्या उत्तरकाशी में। और इस बीच राहत की खबर यह है कि उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित 49 परिवारों को राहत राशि दी गई है। प्रति परिवार 3,800 रुपए धनराशि दी गई है, जबकि 3 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी गई। जिले के कई क्षेत्रों में 17 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। मांडो गांव में 9 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और 49 घरों में मलबा भरा हुआ है। वहीं कंकराड़ी में 1 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि 7 आवासीय भवनों में दरार पड़ी है। राहत कैंप राजकीय इंटर कॉलेज मुस्टिक सौंड में 27 आपदा प्रभावित लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई। और चिंता की बात यह है कि उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
आज नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और वहीं 22 जुलाई को देहरादून और नैनीताल समेत दूसरे कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। और अब आपको बताएं कि जब भी मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है तो उसके क्या मायने होते हैं। येलो अलर्ट की स्थिति में भारी बारिश के आसार होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा खतरे वाली बात नहीं होती। अगर इससे ऐसे इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है जहां पर पहले ही बारिश काफी हो चुकी है। उत्तराखंड में भी इस वक्त यही स्थिति है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले दिनों बारिश हो रही है। खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। येलो अलर्ट की स्थिति में जर्जर इमारतों और कच्चे मकानों को खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। और मानसून सीजन आते ही हल्द्वानी में सूखी नदी उफान पर बहने लगी है। ऐसे में नदी के पार के इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। लोग शहर तक आने के लिए नदी पार कर रहे हैं और इससे जान का खतरा बना हुआ है। हल्द्वानी के लोगों के लिए मॉनसून का सीजन मानो मुसीबत ही लेकर आता है। भारी बारिश के बाद गोलापार की सूखी नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। मगर नदी का बहाव इतना तेज कि इन लोगों के पानी में बह जाने का खतरा है। ये हाल तब है जबकि नदी को पार करते समय कई लोग बह चुके हैं, मगर मजबूरी ऐसी कि लोग कोई भी खतरा मोल लेने से नहीं डरते। एहतियात के तौर पर नदी किनारे पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा करने से रोका जा सके। जो संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया गया है, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे फॉरेस्ट हो या फायर सर्विस हो, उनकी टीमें त्वरित रूप से वहां पे एक्शन करेंगी। लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस भारी मानसून के समय पे पहले से ही ये चेक कर लें कि ये संबंधित मार्ग बंद तो नहीं है या कहीं पे मार्ग अवरोधित हैं या क्षतिग्रस्त हैं। इनका जरूर पता करने के बाद ही घर से निकलें। हर रोज उफनती लहरों से सामना होता है। ग्रामीण हर साल सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान नहीं देती। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस जगह पर पुल बन जाए तो वो आसानी से शहर जा सकेंगे। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। इधर हल्द्वानी से ही मानसून की मुसीबत की एक और खतरनाक तस्वीर सामने आई है। कुछ लोग बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी ये कोशिश जान पर आफत लेकर आई। मॉनसून की बारिश ने जरा सा रंग क्या दिखाई, हल्द्वानी के लोगों की मुसीबत आ गई। सूर्या नाला उफान पर बहने लगा, जिससे कई वाहन चालक फंस गए। सबसे पहले इस बाइक को देखिए, जिसे ये लोग नदी के बीच से निकाल रहे हैं। बाइक सवार बरसाती नाले के बीच से बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ये कोशिश जान पर आफत बन गई। गनीमत रही कि नदी में बहने के बावजूद बाइक को निकाल लिया गया। अब आपको दिखाते हैं आखिरकार यहाँ वाहन चालक फंसते क्यों। दरअसल बारिश बढ़ने के साथ बरसाती नाले में पानी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो सड़क के ऊपर से बहने लगता है। वाहन चालक इसके बीच से निकलने की गलती करते हैं और वो पानी में बह जाते हैं। इस जीप के साथ भी यही हुआ था। चालक की जल्दबाजी की वजह से जीप बरसाती नाले के उफान में फंस गई, जिसे अब ट्रैक्टर से निकालने की कोशिश की जा रही है। मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि उससे किसी गाड़ी को बाहर निकाल पाना बेहद मुश्किल है। बरसात के सीजन में सूर्या नाला इसी तरह से रौद्र रूप में बहता है, जिस वजह से यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इसके बहाव के बीच से वाहन निकालने की गलती ना करें, वरना अंजाम इस बाइक और जीप सवार की तरह ही होगा। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और अब खबर काशीपुर से। यहां पर जसपुर इलाके में जल भराव के कारण नालियों की साफ सफाई करते कांग्रेस विधायक
आदेश चौहान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाबत पूछने पर विधायक आदेश चौहान ने एबीपी गंगा से कहा कि नगर पालिका तलीझाड़ सफाई के काम पर पैसे की बंदरबांट होती है। नालियों से कीचड़ न के बराबर साफ की जाती है और नगर पालिका के अधिकारियों को कई बार कहा गया पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। 24 जुलाई से सील हो जाएंगे हरिद्वार में एंट्री करने वाले सभी बॉर्डर्स। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है। बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा रद्द हो चुकी है और अब जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर चौकसी बढ़ाई जा रही है ताकि लोग उत्तराखंड में प्रवेश न कर पाएं, खासकर कांवड़ यात्री और वो लोग जो कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकते हैं प्रदेश में। इसलिए चौकसी बढ़ाई जा रही है। नारसन बॉर्डर के अलावा दूसरे बॉर्डर्स पर भी 24 जुलाई से हरिद्वार में एंट्री करने वाले सभी बॉर्डर्स सील हो जाएंगे। रुड़की से लगते नारसन बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा और इसीलिए चौकसी बढ़ाई जा रही है। काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं। शासन ने जो निर्णय लिया है उसके क्रम में ही अब हरिद्वार के जितने भी बॉर्डर हैं वो सब कांवड़ यात्रियों के लिए सील कर दिए जाएंगे। इसी की निगरानी रखते हुए हमारे नारसन बॉर्डर में भी अभी तक भी लगातार हम लोग पैसेंजर्स को और आने वाले लोगों को, आगंतुकों को स्क्रीन कर रहे हैं। अब ये स्क्रीनिंग प्रोसेस और दृढ़ता के साथ की जाएगी एवं कोई भी जो कांवड़ में इस इंटेंशन से यदि प्रवेश कर रहा है तो उनका आगमन हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ प्रॉपर समन्वय स्थापित करके उसको नियंत्रित करेंगे। इधर देहरादून में करीब 250 करोड़ की लागत से बना राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों बदहाल स्थिति में है। 2016 में कांग्रेस सरकार के दौरान हरीश रावत ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया था। स्टेडियम इस लिहाज से बनाया गया था कि उत्तराखंड में क्रिकेट प्रेमियों को नेशनल और इंटरनेशनल मैच देखने का मौका मिलेगा, मगर रखरखाव न होने की वजह से इन दिनों ये स्टेडियम बदहाल हो चुका है। ये बदहाली की स्थिति आप देख लीजिए तस्वीरों में। रखरखाव नहीं हो रहा है इस स्टेडियम में चीजों का और नतीजा यह है कि 250 करोड़ रुपए की लागत से बना यह स्टेडियम बदहाली की स्थिति में आ गया है। जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए, उन्हें उत्तर देना चाहिए कि ये बदहाली क्यों है। एक्चुअली क्या है, अभी जो कोरोना का जो इन्होंने वो बनाया है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, वो सारा उन्हीं के पोजीशन में है। अब और बाहर वाले किसी भी इसमें इंटरफेयर नहीं है, तो वो उन्हीं का वो है। अब वो किस तरह से उसको करते हैं, क्योंकि और जो अदर उसमें स्टाफ था वो सबके लिए बैन है जाने के लिए, तो इस चक्कर में शायद हो सकता है वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन्हीं के हैंडओवर है, उन्हीं ने करवाना है। अब आपको दिखाते हैं देहरादून के स्टेडियम से जुड़ी हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तराखंड खेल विभाग अपनी संपत्ति की कैसे देखभाल करता है, इसकी वानगी है रायपुर में बना राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप इसकी स्थिति देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस स्टेडियम को करोड़ों रुपए की लागत से बनाकर इस लिहाज से बनाया गया था कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आए और लोगों को ये मौका मिल सके कि उत्तराखंड में एक क्रिकेट स्टेडियम बना है और यहाँ इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट देखे जा सके। लेकिन यहाँ अभी आप परिस्थितियाँ देख रहे हैं किस तरह से क्रिकेट स्टेडियम की बदहाल स्थिति हो गई है। जहाँ तहाँ सामान बिखरा पड़ा है, जो मेंटेनेंस का सामान है वो पूरी तरह से जंग खा चुका है और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से पड़ा है। हालांकि ये वजह कोरोना हो सकती है कि कोरोना की वजह से कई तरह के मैच नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटेनेंस की भी कोई बात होती है कि खेल विभाग अपनी संपत्ति का मेंटेनेंस करे। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिकेट स्टेडियम का ग्राउंड है वहाँ पर पूरी तरह से कई फीट घास उग चुकी है और यहाँ पर इस तरह की साफ सफाई करने वाला भी कोई कर्मचारी नहीं है। वहीं अगर आप यहाँ जो मेज लगी हुई है, कुर्सियाँ हैं, उनकी स्थिति देखेंगे तो काई वहाँ पर जम चुकी है। तो ये इस तरह की तस्वीरें आप देखकर कहीं ना कहीं इस बात को सोचने में मजबूर होंगे कि करोड़ों रुपए की लागत से जिस स्टेडियम को बनाया गया था और ये उम्मीद जताई गई थी कि उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं, खासकर क्रिकेट से जुड़ी जो प्रतिभाएं हैं, वो यहाँ पर आकर खेलेंगी, अपनी प्रतिभाओं का निखार करेंगी, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की प्रतिभाओं को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिल सकेगा। और एक गंभीर बात यह है कि इस स्टेडियम में 3 बड़े इंटरनेशनल मैच भी हो चुके हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम यहाँ इंटरनेशनल लेवल का मैच खेल चुकी है। रणजी मैच यहाँ हो चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति आप देख रहे हैं स्टेडियम की, उससे ये कहा जा सकता है कि खेल विभाग को फिलहाल करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम की कुछ चिंता नहीं है और इसीलिए ये बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। इस बदहाली को इस तरीके से ये कह के डिफेंड नहीं किया जा सकता कि कोरोना काल में तो मैच ही नहीं हो रहे।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA में नए VC के तौर पर वरिष्ठ IAS BK संत ने कार्यभार संभाल लिया। संत ने ABP गंगा से खास बातचीत में कहा कि जिस सोच के साथ MDDA बनाया गया था उसी अनुरूप वो काम करेंगे। MDDA के नए VC ब्रजेश कुमार संत ने अपनी प्राथमिकताओं में 2 मुख्य बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देहरादून और मसूरी में हरियाली और बढ़े, साथ ही भवनों का नक्शा पास करने की प्रक्रिया आसान हो। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन हैं। एक तो ये है कि मास्टर प्लान को उसकी स्पिरिट में लागू करेंगे। मास्टर प्लान जिस स्पिरिट से बना था उसी स्पिरिट में लागू होना चाहिए, उसका एसेंस आना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया जितनी सहज हो सके, जितनी सुलभ हो सके, सरल हो सके, आसान हो सके और साथ में पारदर्शी हो सके, उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून जिले के नए DM और R राजेश कुमार ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। ड्यूटी के पहले ही दिन DM ने अधिकारियों के पेच कसे। उन्होंने कहा कि सभी को आम जनता के साथ मधुर व्यवहार रखना होगा, साथ ही जनता से जुड़ी समस्याओं पर फौरन एक्शन होना चाहिए। DM ने यह भी कहा कि अगर आम लोगों के साथ अधिकारियों को व्यवहार मधुर नहीं हुआ तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। DM साहब का कहना था कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। प्रायोरिटीज़ में जब मैंने जैसे बताया कि रोज़गार से रिलेटेड जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी, वही मेरी प्रायोरिटी भी है कि हम जो जितनी भी योजनाएं हैं उसको रोज़गार से जोड़ें सबसे पहले, क्योंकि रोज़गार का इशू जो है खासकर पोस्ट कोविड थोड़ा इशू है। तो इस इशू को डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो सॉर्ट आउट करने के लिए जो यथासंभव प्रयास करने हैं मैं करूँगा। बाकी जो संभावित तीसरी लहर है उसको उसके प्रकोप से कैसे हम डील करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा कैसे हम सुदृढ़ करें, इस पर भी मेरा प्रयास है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ऊर्जा विभाग के 3 निगमों के कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 27 जुलाई से ये हड़ताल पर चले जाएंगे। ऊर्जा कर्मचारी संगठन बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन अभी तक शासन और सरकार से बातचीत के बाद भी इनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 14 सूत्री डिमांड चार्टर है जिसमें तीनों निगमों के सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी उसमें सम्मिलित हैं। और 14 सूत्री मांगों में जो हमारी प्रमुख मांग है, जो यूपी के समय से हमारे वेतनमान में 9, 14, 19 वर्ष में जो एक नियत ACP मिलती थी उसका लाभ से हमें वंचित कर दिया गया है सन 2017 से, जब 7वां वेतनमान लागू हुआ। इधर पौड़ी में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। शहर में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार है और इससे आम लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। मॉनसून सीजन है और ऐसे में बीमारियों के फैलने की आशंका भी बनी हुई। सफाई कर्मी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए शहर में गंदगी के अंबार की, और दूसरी तस्वीर कर्मचारियों के प्रदर्शन की। इन्हीं प्रदर्शन और हड़ताल की वजह से ये हालात बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जी के नाम से विख्यात हरिद्वार के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अम्बरीश कुमार का मंगलवार देर रात निधन हो गया। अम्बरीश कुमार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार मिला था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। अम्बरीश कुमार काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो करीब 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे, मगर मंगलवार देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली।